हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान। रेट का ये टॉपिक हम बहुत ही विस्तार से देखेंगे। आपका प्रत्येक डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हम प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। इनसे संबंधित विभिन्न क्वेश्चंस देखेंगे, मोस्ट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत सरकार ने 1974 में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम बनाया। तो भारत सरकार ने 1974 में 1974 में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम बनाया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रेट के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि रेट में अक्सर डेट नहीं पूछी जाती। तो इतना याद रखना है। अब आगे हम देखते हैं। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसें, क्योंकि हम पर्यावरणीय समस्याएं समाधान पढ़ रहे हैं तो इसके अंतर्गत हम सभी प्रकार की गैसें पढ़ेंगे, सभी प्रकार के कारक पढ़ेंगे, सभी प्रकार पढ़ेंगे। तो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसें हैं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसके अलावा मीथेन गैस भी मानी जाती है। तो ये गैसें हैं अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा मीथेन गैसें हैं वो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। तीनों गैसों के नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये तीन गैसें दे देंगे और चौथा कोई और गैस दे दी जाएगी। तो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, ऐसी गैसें हैं वो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। कुछ किताबों में जलवाष्प भी दे रखा है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड के लिए जिम्मेदार कौन कौन से साधन हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के लिए कौन कौन से साधन जिम्मेदार हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के लिए जिम्मेदार संसाधन है जिसके कारण सल्फर डाइऑक्साइड बनती है स्वचालित वाहन जो स्वयं चलते हैं, स्वचालित वाहन मान सकते हैं, जैसे बस, ट्रेन, ट्रक, वायुयान। इसके अलावा कोयला भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा विद्युत संयंत्र भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनने के लिए जिम्मेदार है। जीवाश्म ईंधन में आता है, जैसे जीवाश्म ईंधन में आता है कोयला, पेट्रोल है, खनिज तेल है, ये इसके अलावा लकड़ी है, इनका दहन से भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के लिए जिम्मेदार हैं स्वचालित वाहन, कोयला, विद्युत संयंत्र और जीवाश्म ईंधन। अब हम देखते हैं हरित गृह नाम बताए, सॉरी ये नाम नहीं है, आप प्रभाव होगा, ठीक है, भूल से लिखा गया। तो हरित गृह के प्रभाव बताइए, यानी हरित गृह के दुष्परिणाम बताने हैं कि आखिर क्या क्या हो सकता है। हरित गृह के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो हरित गृह के दुष्परिणाम ये हैं कि इसके कारण तापमान में वृद्धि होना, वर्षा का औसत कम होना, ये तो सही नहीं है इतना, वर्षा तो ज़्यादा ही होती है हरित गृह प्रभाव के कारण, बाढ़ भी आ जाती है। तो ऐसे मानेंगे कि कहीं पे वर्षा कम होती है और कहीं पे वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक है। बर्फ़ का पिघलना, समुद्री तटीय मैदानों में बाढ़ आ जाना, जब वर्षा अधिक होगी तो बाढ़ आ जाएगी। इसके अलावा क्षेत्र है वो जलमग्न होना, उनकी सीमाओं में परिवर्तन आना, मरुस्थलीय भागों में अकाल की संभावना बढ़ जाना, जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, पौधों के विकास पर दुष्प्रभाव पड़ना। तो क्या क्या होगा, पौधों के दुष्प्रभाव यानी पौधों के विकास पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अर्थात दुष्प्रभाव पड़ेगा, कहीं पे अकाल हो जाएगा तो कहीं पे बाढ़ आ जाएगी, बर्फ़ पिघलेगी, तापमान में वृद्धि हो जाएगी,
जलवायु क्षेत्र है, इनकी सीमाओं में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हरित गृह प्रभाव के दुष्परिणाम हैं। आगे देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो पृथ्वी के वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन गैसें, ये नहीं, ग्रीन हाउस प्रभाव, हाँ यही है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा मीथेन। इसमें भी मीथेन गैस जिम्मेदार है। जैसे कि हरित प्रभाव में देखा, उसी प्रकार ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में भी मीथेन गैस आती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में टिप्पणी लिखिए। इसमें हम टिप्पणी लिखेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा मीथेन गैस से पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी गैसें हैं। इन गैसों के कारण पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन। ये गैसें होती हैं। इन गैसों के कारण कैसे ये पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, कैसे ये प्रक्रिया होती है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखते हैं ग्रीन हाउस गैसों के लिए उत्तरदायी कारक। तो ग्रीन हाउस गैसों के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? तो वो है उद्योगों में कोयला, पेट्रोलियम का प्रयोग, वनों को काटना आदि के कारण CO2 बढ़ जाती है। जीवाश्म दहन की वजह से CO2 भी बढ़ जाती है। जब जीवाश्म दहन होता है, तो जीवाश्म दहन है जैसे पेट्रोल, कच्चे तेल, कोयला, लकड़ी, इनका दहन होता है, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। रेफ्रिजरेटर एवं AC के प्रयोग से क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ जाती है। AC का प्रयोग से, रेफ्रिजरेटर के प्रयोग से क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ जाती है। इनकी मात्रा से क्या होता है कि वृक्षों के विकास पर दुष्प्रभाव पड़ता है। कई क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं, बर्फ़ पिघलने लगती है, जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मौसम चक्र में परिवर्तन आ जाता है और खाद्यान्न संसाधनों पर संकट आ जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस भी उसी तरह प्रभाव डालती है। ग्रीन हाउस गैस भी उसी तरह के प्रभाव डालती है जिस तरह के प्रभाव अम्लीय वर्षा डालती है। तो लगभग दोनों में एक जैसे ही दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। आगे हम देखते हैं अम्लीय वर्षा के कारण, प्रभाव और समाधान बताइए। अम्लीय वर्षा ऐसी वर्षा है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा होने का प्रमुख कारण है। सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सबसे प्रमुख गैस है जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। वायुमंडल में अधिकाधिक ये गैस छोड़े जाने पर ये गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि वायुमंडल में पानी तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल में बदल जाती है। कहने का मतलब मैं फिर से समझाता हूँ क्या लिखा है कि जो वायुमंडल में जो गैस होती है, जो कि ये सल्फर डाई गैस है वायुमंडल में, ये गैस है सल्फर डाई गैस है, ये सल्फर नहीं सल्फर है। तो सल्फर डाई गैस है वो वायुमंडल में पानी से क्रिया करके तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, जब ये पानी से प्रतिक्रिया करती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाती है, और जब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड से प्रतिक्रिया करती है
तब ये नाइट्रिक अम्ल में बदल जाती है। सल्फर डाई गैस के लिए जिम्मेदार संसाधन। तो सल्फर डाई गैस के लिए जिम्मेदार संसाधन कौन कौन से हैं? ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल के कारण भी सल्फर डाई गैस उत्पन्न होती है। स्वचालित वाहन, कोयला आधारित विद्युत ग्रह, खनिज तेल, शोधनशाला, जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, कोयला, लकड़ी आदि के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के लिए जिम्मेदार संसाधन है ऑटोमोबाइल, स्वचालित वाहन, कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रह, खनिज तेल, शोधनशाला, जीवाश्म ईंधन। अम्लीय वर्षा के लिए अम्लीय वर्षा के दुष्परिणाम। तो अम्लीय वर्षा के दुष्परिणाम है अम्लीय वर्षा के दुष्परिणाम से मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है। अम्लीय वर्षा के दुष्परिणाम से मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है। अम्लीय वर्षा के कारण अम्लीय वर्षा के जो कण होते हैं वो वायु के साथ दूर तक बहते हैं और दूर तक बहने के कारण क्या होता है कि ये आर्द्रता पाकर ये जो कण होते हैं, अम्लीय कण होते हैं, वो दूर तक बहते हैं और दूर तक बहने के कारण आर्द्रता प्राप्त करके अम्लीय वर्षा करते हैं। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ होना, आँखों में जलन होना, वनों पर प्रतिकूल प्रभाव तथा कृषि फसलों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव, उसकी गुणवत्ता में कमी आदि अम्लीय वर्षा और मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आदि अम्लीय वर्षा के दुष्परिणाम है। तो अम्लीय वर्षा के दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं? नंबर 1, मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाती है। नंबर 2, ये कण अम्लीय कण हैं, ये दूर दूर तक बहते हैं और वायु में आर्द्रता प्राप्त करके अम्लीय वर्षा करते हैं। नंबर 3, सांस लेने में कठिनाई होती है। नंबर 4, आँखों में जलन। और नंबर 5, वनों पर प्रतिकूल प्रभाव। नंबर 6, फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव, उसके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव। और नंबर 7, मिट्टी के गुणवत्ता में कमी। ये होता है अम्लीय वर्षा के दुष्परिणाम। आप देखते हैं अम्लीय वर्षा को रोकने के समाधान। तो अम्लीय वर्षा को कैसे रोक सकते हैं? उद्योगों में स्क्रब का उपयोग किया जाए। उद्योगों में किसका प्रयोग किया जाए? उद्योगों में स्क्रब का प्रयोग किया जाए। स्क्रबर्स का प्रयोग किया जाए। तो उद्योगों में स्क्रब का प्रयोग किया जाए तथा कोलाइड टैंक निर्मित किए जाए। क्या निर्मित किया जाए? कोलाइडल टैंक निर्मित किया जाए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को अधिकाधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सौर ऊर्जा को तथा पवन ऊर्जा को अधिकाधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मिट्टी में चूने का प्रयोग करना चाहिए। जलमय मिट्टी में चूने का प्रयोग करना चाहिए। देसी खाद का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। यह है अम्लीय वर्षा को रोकने के समाधान। तो क्या क्या समाधान है? नंबर 1, उद्योगों में स्क्रब का उपयोग किया जाए। नंबर 2, कोलाइडल टैंक निर्मित किए जाए। नंबर 3, सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा को अधिकाधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नंबर 4, मिट्टी एवं जल में चूने का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 5, देसी खाद का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। और नंबर 6, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए। आप देखते हैं पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित
सम्मेलन। पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित कुछ सम्मेलन हुए हैं, इनके बारे में देखेंगे। आगे हम और भी विस्तार से पढ़ेंगे। अब वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया में हुआ था। वियना सम्मेलन वियना सम्मेलन वियना सम्मेलन है वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। और ये क्यों हुआ था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए ये सम्मेलन हुआ था। ओजोन परत का संरक्षण कैसे किया जाए, इसलिए वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो ऑस्ट्रिया में वियना सम्मेलन हुआ था ताकि ओजोन परत के संरक्षण को कम किया जाए। विश्व जलवायु सम्मेलन। विश्व जलवायु सम्मेलन है ये विश्व का प्रथम जलवायु सम्मेलन है और ये जनेवा में हुआ था। अगला है विश्व पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी के लिए वृक्ष लगाने के लिए हुआ था। जनेवा में हुआ था विश्व जलवायु सम्मेलन और यह वृक्षों के संबंधित हुआ था। पृथ्वी के लिए वृक्ष लगाना, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना। मॉन्ट्रियल सम्मेलन। मॉन्ट्रियल सम्मेलन है वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाना। मॉन्ट्रियल सम्मेलन है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाना। मॉन्ट्रियल सम्मेलन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए हुआ। अगला है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन औद्योगिक प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन औद्योगिक प्रदूषण को कम करने पर इसमें जोर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन। फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन फ्रांस में हुआ। इसमें कृषि को कैसे बढ़ावा दिया जाए, जलवायु में परिवर्तन पर बल दिया गया। वार्सा सम्मेलन पोलैंड। वार्सा सम्मेलन हरित जलवायु कृषि निर्माण व जलवायु परिवर्तन संबंधी समझौते हुए। वार्सा सम्मेलन कहाँ हुआ? वार्सा सम्मेलन पोलैंड में हुआ। हरित जलवायु कोष निर्माण तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी समझौते किए गए। जबकि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन फ्रांस में हुआ, जिसमें कृषि को बढ़ावा दिया जाए तथा जलवायु में परिवर्तन पर बल दिया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए किया गया। अब हम देखते हैं ओजोन परत के विघटन के कारण। तो ओजोन परत का विघटन किन किन गैसों से हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि प्रमुख हैं। तो ओजोन परत के विघटन के कारण देखिए ये 4 गैसें हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस यही है। पूछा जा चुका है कि ओजोन परत के विघटन के लिए कौन सी गैस सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, ये पूछा जा चुका है। तो ये गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। उसके बाद है क्लोरीन, ब्रोमीन, ये 2 नंबर पर दूसरे गैस है जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। 3 नंबर पर है मिथाइल क्लोरोफॉर्म और 4 नंबर पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस है टेट्राक्लोराइड। ये चारों गैस ओजोन परत के संरक्षण के लिए, विघटन के लिए जिम्मेदार हैं। इन देशों के कारण ओजोन परत के कण नष्ट हो रहे हैं, जिसके कारण ओजोन गैस में निरंतर कमी हो रही है। कि ये जो 4 गैसें हैं, इन 4 गैसों के कारण जो ओजोन के कण हैं वो नष्ट हो रहे हैं, जिसके कारण ओजोन गैस में कमी हो रही है। तो ये चारों गैस याद रखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओजोन परत के विघटन से उत्पन्न दुष्प्रभाव। ओजोन परत के दुष्प्रभाव देखिए,
इसमें क्या होता है कि आँखों में मोतियाबिंद हो जाता है। आँखों में क्या हो जाता है? आँखों में मोतियाबिंद हो जाता है। रोग प्रतिरोधक अक्षमता है वो कम हो जाती है। जो हमारे शरीर में रोग होते हैं उनकी लड़ने की अक्षमता, जो रोग प्रतिरोधक जो अंग होते हैं हमारे शरीर में उनकी अक्षमता कम हो जाती है। शारीरिक एवं मानसिक विकास पर दुष्प्रभाव पड़ता है ओजोन गैस से। और इसके अलावा सागरीय पादपों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कृषि फसलों के उत्पादन एवं गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं वायु प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण में आ जाते हैं धुआं, गैस, दुर्गंध, कुहासा, वर्षण आदि के मात्रा बढ़ने से प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण होने के स्रोत। तो वायु प्रदूषण किन किन स्रोतों से हो रहा है? प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत देखिए, ज्वालामुखी उद्गार, धूल भरी आंधियाँ, जंगलों में आग, पर्वतीय भागों में भूस्खलन, ये हैं वायु प्रदूषण होने के प्राकृतिक स्रोत। जलवायु प्रदूषण होने के अप्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत हैं जीवाश्म ईंधन का दहन, उद्योग, परिवहन साधन, रसायन प्रयोग, रेडियोधर्मिता, धूम्रपान आदि। तो एक बार हम फिर से पढ़ते हैं वायु प्रदूषण होने के अप्राकृतिक साधन। अप्राकृतिक साधन है जीवाश्म ईंधन का दहन, उद्योग, परिवहन साधन, रसायन प्रयोग, रेडियोधर्मिता, धूम्रपान। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव। जलवायु परिवर्तन, मौसम पर प्रतिकूल प्रभाव, ओजोन का विघटन, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव ये हैं कि मौसम में परिवर्तन हो जाता है, ओजोन का विघटन हो जाता है, जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जलवायु में परिवर्तन हो जाता है और ग्रीन हाउस प्रभाव। ये हैं वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव। अब देखते हैं वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। हरित पेटी का विकास करना, खेत के सारे मेड़ लगाकर खेत की मेड़ों पर वृक्षारोपण करना, सौर ऊर्जा चालित बैटरी विद्युत इंजनों का अधिकाधिक प्रयोग करना, बर्तन निर्माण एवं उद्योग निर्माण है वो शहर से बाहर स्थापित करना। तो यह वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। हरित पेटी का विकास करना, सौर ऊर्जा चालित बैटरी तथा विद्युत इंजनों का अधिकाधिक प्रयोग करना, बर्तन निर्माण उद्योग निर्माण का स्थापना शहर से बाहर करना। जल प्रदूषण के स्रोत। तो जल प्रदूषण के स्रोत है घरेलू वांछित जल, कृषि अपशिष्ट जल, औद्योगिक अपशिष्ट जल, तापीय दूषित जल, वायुमंडलीय कण, रेडियोधर्मी पदार्थ, खनिज तेल का रिसाव इत्यादि। तो जल प्रदूषण के स्रोत हैं घरेलू वांछित जल, कृषि अपशिष्ट जल, औद्योगिक अपशिष्ट जल, तापीय दूषित जल, वायुमंडलीय कण, रेडियोधर्मी पदार्थ तथा खनिज तेल का रिसाव। ये जल प्रदूषण के स्रोत हैं। जल प्रदूषण के उपाय। तो जल प्रदूषण के उपाय हैं, जल प्रदूषण के उपाय सभी नगरों में जलमल के प्रभावी निस्तारण हेतु सीवरेज शोधन संयंत्रों की स्थापना की जाए।
उद्योगों के जल को उपचारित करके पुनः काम में लिया जाए, यानी शोधन करके पुनः काम में लिया जाए। रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग किया जाए। सीवरेज शोधन संयंत्र लगाए जाएं। यह है जल प्रदूषण के उपाय। हरित गृह प्रभाव में गैसों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो ज्वालामुखी उद्गार से, श्वसन क्रिया से, यार अर्थात हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, इससे, वनस्पति के सड़ने गलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है हरित गृह प्रभाव के लिए। धान की खेती प्राकृतिक दलदली भूमि, खनन से, दीमक से, अजैविक पदार्थों से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। तो मीथेन गैस भी हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। तो धान की खेती करने से हैं, दलदली भूमि से, प्राकृतिक दलदली भूमि से, खनन से, दीमक से, अजैविक पदार्थों से, इनसे क्या होता है कि मीथेन गैस उत्पन्न होती है। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट लिखा गया है, लेकिन मैं सही करके बता रहा हूँ आपको। जैविक पदार्थों तथा जीवाश्म ईंधन के जलने से तथा नायलॉन के औद्योगिक उत्पादन से नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जैविक पदार्थ, अजैविक पदार्थ, नायलॉन के औद्योगिक उत्पादन, इनसे नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है। रासायनिक क्रियाओं से, एयर कंडीशनर से, रेफ्रिजरेटर से CFC बन रही है। हरित गृह प्रभाव का मानव जीवन में उपयोग देखिए। तो हरित गृह प्रभाव का मानव जीवन में उपयोग, हरित गृह प्रभाव का उपयोग भी किया जा सकता है अगर सूझबूझ से काम लिया जाए। कैसे उपयोग किया जा सकता है कि जिन क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड है वहाँ पर सूर्य ताप कम किया जा सकता है, सूर्य का ताप को कंट्रोल किया जा सकता है। वहाँ पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि वहाँ पर ये फल एवं सब्जियां उगा सकते हैं। इनका निर्माण वहाँ पे फल एवं सब्जियां उगाने के निर्माण में हो सकता है। कैसे हो सकता है कि वहाँ पे एक हरित गृह कांच घर का निर्माण कर सकते हैं। एक कांच के घर का निर्माण करते हैं जिसे हरित गृह कांच का घर कहते हैं। इस कांच का घर क्यों करते हैं? ताकि जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, जो हरित गृह प्रभाव है, जो सूर्य का तेज प्रकाश है, जब वो आए तो उसका वापस उत्सर्जन न हो सके, कि वो शिष्य हैं वो उस किरणों को, तेज प्रकाश को रोक लेते हैं और तापमान वहीं पे ही कंट्रोल हो जाता है, जिसके कारण निम्न तरह से फल कर सकते हैं, सब्जी उगा सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं। साथ में ही तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है ठंडे क्षेत्रों में। तो इस प्रकार से हरित गृह प्रभाव का मानव जीवन में उपयोग भी है। अब हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है कि वायुमंडल में गैसों की मात्रा एवं सांद्रता स्थिर रहती है। वायुमंडल में गैसों की मात्रा भी स्थिर रहती है और सांद्रता भी स्थिर रहती है। लेकिन क्या होता है कि CO2 की गैस में वृद्धि होती जा रही है। कहा जाता है, माना जाता है कि 2% वृद्धि हो रही है। तो CO2 की गैस में वृद्धि होती है। अब होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, ये गैस भारी होती है और भारी होने के कारण वायुमंडल के निचले भाग में यानी सौरमंडल में ही एक परत के रूप में जमा हो जाती है। कैसे जमा हो जाती है? एक परत के रूप में जमा हो जाती है। और ये परत है जब सूर्य से जो विकिरण आते हैं उन विकिरणों को पृथ्वी की ओर वापस लौटा देती है। और ये विकिरण किस प्रकार के होते हैं? कौन से विकिरण को लौटा देती है, कौन से विकिरण को रख लेती है, कैसे रखती है, ये हम आगे पढ़ेंगे।
इसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के उपाय। ये काफ़ी मिस्टेक सा हो गया है, कट कर देता हूँ। तो जो भी साधन है उनका कम प्रयोग किया जाए, वृक्षारोपण करना चाहिए, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाना चाहिए, वाहनों में ऐसे उपकरण लगाए जाएं जिससे धुआं कम पैदा हो, लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए, जैविक अजैविक घटकों के मध्य सामंजस्य पैदा किया जाए। लास्ट बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य सामंजस्य स्थापित करके, संतुलन स्थापित करके ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना चाहिए, वाहनों में साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक जागरूकता भी बढ़ानी चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं। अब मैं बताता हूँ कि आखिर कैसे हरित गृह प्रभाव होता है। वायुमंडल में कुछ गैसें होती हैं, वायुमंडल में कुछ गैसें सौर विकिरण को क्या कहते हैं, लघु तरंगे भी कहते हैं। कभी कभी सौर विकिरण नाम आ जाता है, ज़्यादातर सौर विकिरण का प्रयोग करते हैं नाम का, तो सौर विकिरण नाम आ जाता है एग्जाम में, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सौर विकिरण क्या है। जो लघु तरंगे होती हैं उन्हें सौर विकिरण कहते हैं। ये सौर विकिरण वायुमंडल के लिए पारगम्य होती हैं। पारगम्य क्या होते हैं, आइए हम आगे पढ़ेंगे। किंतु पार्थिव विकिरण का मतलब है दीर्घ तरंगे यानी बड़ी तरंगे, सौर विकिरण यानी लघु तरंगे अर्थात छोटी तरंगे। जो पार्थिव विकिरण होती हैं, जो दीर्घ तरंगे होती हैं, वो अपारगम्य होती हैं। सौर विकिरण अर्थात लघु तरंगे पारगम्य होती हैं, पार्थिव विकिरण अर्थात दीर्घ तरंगे अपारगम्य होती हैं, यानी ये पार नहीं कर पाती, और लघु तरंगे अर्थात सौर विकिरण पारगम्य होती है यानी ये पार कर जाती हैं। तो पार्थिव विकिरण अपारगम्य होती हैं, जिसके कारण पार्थिव विकिरण का अर्थात दीर्घ तरंगों का पश्च विकिरण का मतलब है अवरक्त किरणें। कभी कभी पश्च विकिरण की जगह अवरक्त किरणें आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पश्च विकिरण अर्थात अवरक्त किरणें होने से धरातलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये है सौर मंडल, मैं थोड़ा मोटा करता हूँ इसे। ये है सौर मंडल, ये है सूर्य। जब सूर्य से प्रकाश आता है, जो सौर विकिरणी होती हैं वो तो पारगम्य होती हैं अर्थात लघु तरंगे पारगम्य होती हैं, और पार्थिव विकिरण होती है वो दीर्घ तरंगे यानी अपारगम्य होती हैं। जब ये विकिरण यहाँ पे आती है तो क्या होता है कि ये है परत, कार्बन डाइऑक्साइड की परत। ये कार्बन डाइऑक्साइड की परत है। जब ये तरंगे आती हैं, कौन कौन सी विकिरणें आती हैं, एक तो सौर विकिरण आती हैं और दूसरी पार्थिव विकिरण आती हैं। जब ये आती हैं तो सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण दोनों ही इसको पार करके सौर मंडल को पार कर देती हैं और नीचे आ जाती है, धरातल पर आ जाती है। यह है धरातल। यह है धरातल। तो धरातल पर आ जाती है। जब आ जाती है तो पृथ्वी के धरातल पर क्या होता है कि ये विकिरणें हैं वो वापस आती हैं, दोनों ही विकिरणें वापस लौटती हैं। कौन सी विकिरणें, सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण दोनों ही वापस लौटती हैं। लेकिन ये जो
कार्बन डाइऑक्साइड की परत है, ये परतें क्या होती हैं, पार्थिव विकिरण को वापिस भेज देती हैं, वापिस लौटा देती हैं, पार्थिव विकिरण को वापिस परत की ओर लौटा देती हैं, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। अब ये विकिरणें आती क्यों हैं? आती इसलिए हैं क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड और इसके अलावा जलवाष्प भी माना जाता है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया। तो ये सभी तत्व इन गैसों को इन विकिरणों को पृथ्वी पर आने देते हैं, इन विकिरणों को पृथ्वी पर आने देते हैं। ये विकिरण आते हैं, दोनों प्रकार के विकिरण आते हैं। ये इस परत को, कार्बन डाइऑक्साइड की परत को पार कर जाते हैं और पृथ्वी के धरातल पर आ जाते हैं। पृथ्वी के धरातल इन दोनों गैसों को वापस भेजती है, रिटर्न करती है। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की परत है वो पार्थिव विकिरण अर्थात दीर्घ तरंगों को वापस धरातल की ओर भेज देती है। अर्थात ये पश्च विकिरण अवरक्त किरणें होती हैं, इनको वापस भेज देती हैं और ये इसके कारण पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाता है। तो ये तो था हरित गृह प्रभाव कैसे होता है, स्पष्ट आपको समझ आ गया होगा। तो ये तो था पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान। टॉपिक कंप्लीट हुआ, सभी जानकारी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट पार्ट में हम इनसे संबंधित विभिन्न क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में। धन्यवाद।